पर सियासी पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। अब अखिलेश तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। और यही नहीं, सपा सांसद ने भगवान राम को लेकर भी विवादित बयान दे डाला, जिसके बाद बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चंदौली में एसपी सांसद बीरेन्द्र सिंह ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिराथू में केशव मौर्य समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तय करेंगे कि उन्हें पार्टी में लेना है या नहीं। सिराथू में वो खुद संपर्क में है हमारी पार्टी से, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे कि केशव मौर्य जी को लेना है पार्टी में कि नहीं लेना है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने पलटवार कर एसपी के पीडीए को फर्जी बताया। साथ ही कहा कि अखिलेश और एसपी रामद्रोही हैं, इसलिए अभी तक राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। द्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए। ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे। एसपी सांसद वीरेन्द्र सिंह ने भगवान श्री राम के विचारों को समाजवादी बताया और कहा कि बीजेपी के जैसे लोगों ने ही श्री राम से चुगली कर उनसे गलतियां कराई। लेनी के बेर खाना पसंद किए, झोपड़ी में रहना पसंद किए, हमारे निषाद समाज से समर्थन लिए, गुहा से, और उसको मित्र बनाया। तो जो ऐसे लोगों को मित्र बनाता है, ऐसे लोगों को सम्मान देता है, वो समाजवादी है नहीं तो है क्या। इसे इन्हीं लोगों ने गलतियां कराई, माता सीता को वनवास भेजवाया। यही भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो है वो चुगली किए थे। मंत्री संजय निषाद ने पलटवार कर एसपी पर कहा कि एसपी जितना राम और धर्म के खिलाफ बोलेगी, उतना राम भक्तों पर गोली चलाने का कलंक सामने आएगा। जितना भी धर्म पर बोलेगी समाजवादी पार्टी और राम पर बोलेगी, उतने वो उनकी गोली चलाने का, और राम मंदिर के समय जो कारसेवक थे उनके ऊपर जो कलंक उतना उजागर होगा। और धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। राम राज्य उस समय तो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए ये था कि सभी को बिना भेदभाव के वो राज था। अखिलेश और केशव मौर्य के बीच अक्सर बयानबाजी होती रहती है। ऐसे में भगवान राम पर एसपी सांसद के बयान के बाद एक बार फिर पीडीए पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। याद करिए दिल्ली ब्लास्ट की मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन को, क्योंकि अब इसके तार यूपी के लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित केजीएमयू के लव जिहाद केस से जुड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक इसी डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था और अपना आदर्श जाकिर नाइक को मानता है। जहां तक कि डॉक्टर रमीज मलिक का संबंध पीएफआई से भी है। सपा के शासनकाल में केजीएमयू जिम इबादतगाह बना और केजीएमयू में कई बार मौलानाओं ने तकरीरें भी की। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ के केजीएमयू में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और लव जिहाद के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में खुलासा हुआ है, आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता है। इतना ही नहीं, उसके संबंध पीएफआई से भी हैं। फरारी के दौरान भी वो पीएफआई से संपर्क कर कानूनी मदद मांग रहा था, लेकिन यूपी में सख्ती की वजह से उसे कोई मदद नहीं मिल पाई। डॉक्टर रमीज के पिता सलीमुद्दीन के पीएफआई से अच्छे संबंध हैं। उन्हें 2 बार सम्मानित भी किया जा चुका है। इतना ही नहीं, डॉक्टर रमीज ने बताया कि पीएफआई के पदाधिकारी केजीएमयू में उससे कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। केजीएमसी में डॉक्टर रमीज रहते हुए बाकायदा दिल्ली बम ब्लास्ट की जो आरोपी है डॉक्टर शाहीन, उसके संपर्क में था। यानी कि केजीएमयू का डॉक्टर रमीज
संपर्क में था दिल्ली बम ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के। यही नहीं, पीएफआई के भी वो संपर्क में था। पीएफआई ने बाकायदा उसको सम्मानित किया था, यानी कि पीएफआई से भी उसके संबंध डॉक्टर रमीज के थे। अब पुलिस डॉक्टर रमीज के पुराने मोबाइल का डाटा रिकवर कर रही है, जिससे उसके पीएफआई के संबंधों का पूरा सच सामने आएगा। ये भी बात निकलकर आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट में गिरफ्तार शाहीन सईद से भी आरोपी डॉक्टर संपर्क में था। अब एटीएस ने भी डॉक्टर रमीज की जानकारी मांगी है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि सपा शासन काल में केजीएमयू के जिम को इबादतगाह बनाया गया था, जहां कई बार मौलानाओं ने भी तकरीरें की थी। इस मामले में शिक्षक संघ और केजीएमयू प्रशासन की तरफ से लापरवाही की बात सामने आ रही है। इस मामले में एटीएस की भी एंट्री हो गई है। एटीएस ने लखनऊ पुलिस से डॉक्टर रमीज और केजीएमयू धर्मांतरण केस की पूरी जानकारी मांगी है। अब जांच एजेंसियां, पुलिस टीम इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं कि आखिर ये जो नेटवर्क है केजीएमसी में चल रहा था, लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण और आतंकियों से, जो संदिग्ध आतंकियों से रिश्तों का, संबंधों का, वो आखिर कहां तक फैला हुआ है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो लात पड़ेगी, देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। राज ठाकरे के इस बयान ने बीएमसी चुनाव में भाषा विवाद की भी एंट्री करवा दी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के बारे में राज ठाकरे कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी बात लात तक पहुंच गई। आपल्याला सांगायचंय की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाहीये, माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। मुंबई के शिव तीर्थ मैदान की जिस रैली में राज ठाकरे ने बयान दिया, उसमें उनके भाई उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिलाया है, साथ में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी दौरान राज ठाकरे ने मराठी गैर मराठी का मुद्दा उठाया। मुंबई में रहने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को टारगेट किया। इसके बाद बवाल हो गया। विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकजुट होकर राज ठाकरे को खरी खरी सुनाई। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं, बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। यूपी बिहार के श्रमिकों की मेहनत से मुंबई खड़ी है, उन्हें बाहरी कहना कृतज्ञता है। भाषा कोई हथियार नहीं, सांस्कृतिक सेतु है, और जो लोग भाषा के नाम पर नफरत फैलाते हैं, उन्हें जनता लोकतंत्र की भाषा में करारा जवाब देगी। भाजपा इस तरह की गुंडागर्दी और विभाजनकारी राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए हिंदी मातृभाषा है, राजभाषा है। वैसे राज ठाकरे ने उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को पहली बार टारगेट नहीं किया है। उनकी पूरी सियासत ही इस पर खड़ी है। वो कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। पिछले साल महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद को हवा देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर भारतीयों को नौकरी के लिए महाराष्ट्र आना पड़े तो उनके राज्यों में मराठी पढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा था महाराष्ट्र में मराठी के ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, क्योंकि 3000 साल पुरानी भाषा पर 150 से 200 साल पुरानी भाषा थोपी जाए, ये उन्हें मंजूर नहीं है। यानी राज ठाकरे ने मुंबई की रैली में जो बयान दिया वो नया नहीं है। वो पहले भी मराठी और हिंदी भाषा के मुद्दे पर बयान देते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को सीधा टारगेट किया, लात मारने की बात बोल दी, जिस पर उत्तर प्रदेश, बिहार के नेताओं का खून खौल उठा है। AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाली पीएम के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस पर जहां बीजेपी के नेताओं में खलबली मची हुई है,
तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि ये दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान ही करती रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। We are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच ओवैसी के नए बयान ने उथल पुथल मचा दी है। सोलापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं, और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। किसी ने कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, किसी ने कहा कि भारत में हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो किसी ने कहा कि ओवैसी खुद एक दिन बुर्का पहनकर भागेंगे। ये सारे बयान सुनने से पहले ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसने बुर्के और साड़ी वाली महिला प्रधानमंत्री बनने पर नई बहस छेड़ी है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने उन पर चौतरफा वार किया। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, इन सब ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया। पहले उसे स्कूल तो भेज, पढ़ाई तो करवा। अभी तो तुमने ट्रिपल तलाक और हलाला में कुचल के रखा हुआ है, और बुर्के वाली की आंखें खुल गई तो ईरान में देख लो क्या कर रही है बुर्के वालियां। ईरान में देखा किसी ने क्या हो रहा है? देखा ईरान में? जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। उन्होंने हिजाब पहनने वाली अगर बात भी करो तो क्या है, आपके यहाँ हिजाब के अलावा कोई महिला नहीं मिलती हैं जिनको आप कह सकते हो? यही तो समस्या है। ये जब मुस्लिम में किसी को सपोर्ट करेंगे तो शर्जील इमाम जैसे आतंकी समर्थकों को करेंगे। हम तो करते हैं, तो हम तो अब्दुल कलाम जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया, लेकिन कांग्रेस ने सारी बयानबाजी को ओवैसी और बीजेपी की मिली भगत बोल दिया। अब अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है एमआईएम के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है। निकाय चुनाव महाराष्ट्र में है तो मुद्दे भी निकाय चुनाव से जुड़े होने चाहिए, लेकिन बात हो रही है देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान के बाद ये जो नई बहस छिड़ी है, उसने एक नए मुद्दे को हवा दी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सभी कूद पड़े हैं।